नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज बात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन की। नई दिल्ली में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश के 11 स्थानों पर 1,37,000 किलोग्राम अवैध ड्रग्स नष्ट की गई, जिसकी कीमत लगभग 4,800 करोड़ रुपए है। इस मौके पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार छोटे डीलरों से लेकर बड़े ड्रग कार्टेल्स तक पूरे नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में सख्ती से काम कर रही है और राज्यों केंद्र के समन्वय को और मजबूत बनाने का उन्होंने आह्वान भी किया। गृह मंत्री ने इसमें भाग लेकर स्पष्ट किया कि सरकार का संकल्प है ड्रग फ्री इंडिया एट 2047। ड्रग्स केवल कानून व्यवस्था या अपराध की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के स्वास्थ्य, परिवारों की स्थिरता, समाज की उत्पादकता और देश की सुरक्षा चारों पर सीधा खतरा है। दुनिया भर में सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी के जरिए नया नार्को इकोनॉमी भी बन रही है और भारत इसके खिलाफ सख्ती से खड़ा हुआ है। आज की चर्चा जो हम करेंगे उसका फोकस होगा सरकार की रणनीति, कानून व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, तकनीकी चुनौतियां, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और सामाजिक स्वास्थ्य समाधान पर एक व्यापक दृष्टिकोण के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ड्रग्स की समस्या कितनी गंभीर है और इसका समाज पर क्या असर है। हमारे साथ 3 खास मेहमान आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आनंद प्रकाश तिवारी जी मौजूद हैं, आईपीएस से, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद प्रकाश जी, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ आज जुड़ने के लिए। और साथ ही हमारे साथ एसपी वैद्य जी जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू और कश्मीर के। एसपी वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सजिदुर रहमान जुड़े हुए हैं, सीनियर स्पेशलिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रहमान, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। जी, सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के बारे में समझते हैं आनंद प्रकाश जी, क्योंकि ये दूसरा संस्करण है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन रहा है। क्या बड़े टेक अवेज रहे हैं, किन मायनों में खास रहा, और जो आंकड़ा हमने बताया कि करीब 1 लाख, मैं कहूँ कि 1.5 लाख किलो जो है वो ड्रग्स बरामद की गई, 4,800 करोड़ का इसका मूल्य आका गया है। ये बड़े आंकड़े हैं जो हम देख रहे हैं। किस तरह से जो ऐतिहासिक ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान है उसका शुभारंभ किया है, किन मायनों में ये खास रहा है, क्या बड़ी वजह रही है इसके पीछे? देखिए, ये हमारा जो 2 दिवसीय राज्यों के साथ राज्यों की जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उनके साथ हमारा 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस था और यहाँ पे हम लोग इकट्ठा होकर के अपनी साझी रणनीति, साझा उद्देश्य, साझा लक्ष्य और जो नशा मुक्त भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, उसको प्राप्त करने का हमारा क्या रास्ता है, कहाँ तक पहुँचे हैं, इस पर विचार विमर्श के लिए ये हमारा दूसरा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कॉन्फ्रेंस था। इसमें कई टेक्निकल सेशंस थे। आपने जो अभी यहाँ पे प्रीति जी कहा है वो है कि हमने बड़ी मात्रा में ड्रग्स को डिस्पोज किया और जिसे ऑनलाइन यहाँ पे माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया, सबने देखा इसे और अभी भी ये पूरा पखवाड़ा है, 15 दिन का ये चल रहा है और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ये हमें कहा है, निर्देशित किया है कि जो ड्रग्स हमारे विभिन्न मालखानों में पड़े हैं, पुलिस के मालखानों में, एनसीबी के मालखानों में, सामूहिक रूप से एक साझा उत्तरदायित्व के रूप में हमें इसका डिस्पोजल समयबद्ध, चरणबद्ध सुनिश्चित करना चाहिए और हम हर 3 महीने 4 महीने पे कर रहे हैं। पिछला भी हमने जनवरी में किया था, अभी इस बार हमने सितंबर में किया है, फिर हम इसको करेंगे। तो लगातार कार्रवाई, जब्ती में वृद्धि और जो जब्त ड्रग है उसको डिस्पोज करने की कार्यवाही एक हमारी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। ये पूरा कॉन्फ्रेंस प्रीति जी कई सेशन में विभक्त था। इसमें गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन, उन्होंने जो हमें कई स्तर पे एक साथ कार्य करने के लिए आदेशित निर्देशित किया है, हमें लगातार प्रोत्साहित किया है, वो आप सबने सुना है और लोगों ने भी सुना है। फिर भी मैं उन बिंदुओं को यहाँ पे रखना चाहूँगा। एक तो कार्टेल, जो ड्रग्स का कार्टेल है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर
जो कार्टेल काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से शहर तक जो कार्टेल काम करता है और शहर में वितरण के स्तर पे जो कार्टेल काम करता है, उस कार्टेल को चिन्हित करके ब्रेक करने की बात, हवाला ऑपरेटर्स को चिन्हित करके ब्रेक करने की बात और इस पूरे कार्टेल को ब्रेक करने के साथ साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को तेजी से आगे बढ़ाने की बात और सभी केसेज में टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अप्रोच लाने, तकनीक का प्रयोग करने, निदान, नेटग्रिड जैसे जो भी हमारी तकनीकी क्षमता है उसको बढ़ाने और उसका लगातार उपयोग करने, और साथ में उन्होंने इस बात पर भी हमें बल दिया कि हम लोग एनकॉर्ड की मीटिंग, जो कि हम सब जानते हैं कि एनकॉर्ड जो है आज से 3-4 साल पहले शुरू किया गया था और इसको जो है एक संस्थागत एक संरचना के रूप में जो नीचे से लेकर के ऊपर तक समेकित निर्णय लेने की प्रणाली के रूप में हमने आगे बढ़ाया है। तो जिला स्तर एनकॉर्ड, राज्य स्तर एनकॉर्ड, ये लगातार मीटिंग हो, जहां मीटिंग नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से वहां मीटिंग हो, एनकॉर्ड के माइन्यूट्स ठीक तरीके से देखे जाएं, उन पर हर 1 महीने 2 महीने के बाद देखा जाएगा किन किन बिंदुओं पे कार्य नहीं हुआ, तो इसकी एक ठीक संरचना से इस पे कार्यवाही हो। तो माननीय गृह मंत्री जी ने हमें इन सभी विषयों पे एक समन्वय, साझेदारी, एनकॉर्ड की मीटिंग, क्लैंडस्टाइन लैब्स को बस्ट करना, हमें लगातार जो है एक अनुशासित और एक सेल्फ मोटिवेटेड फोर्स के रूप में काम करना, नशा मुक्त भारत के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना, ये उन्होंने कहा। और हमारे सभी जो सेशंस थे वो भी इसी के हिसाब से थे। कार्टेल ब्रेक करने पे फोकस था, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पे फोकस था, डिमांड रिडक्शन पे फोकस था, और साथ में हम लोगों ने इस बात पर भी फोकस रखा था कि एक समन्वित तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो बाकी सेशंस की भी आपने बात की है उनमें क्या मंथन में निकल कर आया, ये भी मैं आपसे समझूंगी। एसपी वैद्य जी, जैसा अभी आनंद जी ने भी कहा कि कार्टेल्स को ख़त्म करना है और इसके लिए हमें देखना होगा कि सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि हर जिले के स्तर पर, हर स्थानीय इलाके से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल्स तक बैठे हुए हैं, उसके लिए एक समन्वय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस पर बार बार फोकस है। आपके ज़रिए मैं समझना चाहूँगी, आप जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस है उसके महत्व को अपने नज़रिए से हमें कैसे समझाएंगे और राज्यों में इन्फोर्समेंट एजेंसीज और ANTF के बीच कोऑर्डिनेशन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्यों उसकी मजबूती इतनी अहमियत रखती है और क्या मौजूदा जो SOPs हैं वो पर्याप्त हैं, आप कैसे अपने नज़रिए से इन सबको समझाएंगे? नमस्कार प्रीति जी, जैसे आनंद जी बोल रहे थे, ये हमारी इस साल दूसरी कॉन्फ्रेंस थी। ये पहले ही 2023 में हुई थी और 2021 में होम मिनिस्टर साहब ने सभी स्टेट्स को लिखा था कि आप एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनाइए। और मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण कदम ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी की मार्गदर्शन में लिए गए हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए जो ड्रग्स का मैनेज है। हमें समझना चाहिए कि हम भारत ऐसी स्थिति में है कि ये एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल और एक तरफ गोल्डन जो क्रीसेंट है उसके बीच में पड़ता है। और मैं अभी देख रहा था US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इशू किया। उन्होंने कहा, उन्होंने नेम किया 4-5 कंट्री को और अमंग्स 27, और वो सब हम और हमारे नेबरहुड में आती हैं। चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार। आउट ऑफ दोस 27 कंट्रीज ऑफ कंसर्न जो US राष्ट्रपति कह रहे हैं यहाँ ड्रग्स पैदा होती हैं और ट्रांजिट इंडिया हम सभी जानते हैं इंडिया में इसका प्रोडक्शन इतना नहीं होता है जितना इसको ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप बहुत बाखूबी जानती हैं किस तरह चाइना से फेंटेनिल जो है वो एक बहुत बड़ी मैनेज US में बनी हुई है और उसका व्यापार जो है वो भारत के थ्रू किया जाता है। और अभी हाल में इंडिया की हमारी एजेंसीज ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हमारे NIA और बाकी CBI, बाकी एजेंसीज ने मिलकर किस तरह US की FBI की मदद की फेंटेनिल का जो चाइना से प्राइमरीली आती है, अफगानिस्तान में किस तरह से हीरोइन की प्रोडक्शन की जाती है। और सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल तो हमारे नेबरहुड, मैं बार बार कहता हूं, वो हमारे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। और मैं पिछले 35 सालों से देख रहा हूं किस तरह जम्मू कश्मीर में हर एक इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप के साथ
उसके ड्रग्स हीरोइन के पैकेट्स भेजे जाते हैं। और आज तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, उससे ड्रॉप की जाती हैं। ये टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट एनिमीज के पास ज्यादा इम्प्रूव हुई है, और हमने देखा उसका असर किस तरह से पंजाब में बहुत बुरी हालत पंजाब की हुई, और आपने उस पर पिक्चर भी देखी होगी उड़ता पंजाब। और जम्मू कश्मीर में भी बहुत हद तक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, और ये ओनली ए पोर्शन ऑफ इट इज एक्चुअली वी आर एबल टू सीज, लॉट ऑफ इट इज गोइंग टू इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम मुंबई और फ्रॉम अदर प्लेसेस। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्टेट पुलिस और जी टास्क फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम का जो स्तर है बहुत भयंकर है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो एनकार्ड हो चाहे हमारे टास्क फोर्स कोऑर्डिनेशन हो, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन अपने पास ही रखें और शेयर नहीं करें तो उसका नुकसान सोसाइटी को होता है। और इसमें मेरा ये मानना है कि कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इन फोर्सेस को, बिकॉज अल्टीमेटली पेरेंट्स जानते हैं उनकी बच्चे कहाँ ड्रग्स ले रहे हैं, एंड ओनली अ पोर्शन ऑफ इट इज एक्चुअली कंज्यूम्ड, मच ऑफ इट गोज टू द इंटरनेशनल मार्केट। और हम सबको मिलकर, और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हमें ड्रग फ्री इंडिया बनाना है, मैं समझ बहुत बड़ा लक्ष्य है, और इसको पूरा करने के लिए हमें सबको मिलकर इस पे प्रहार करना चाहिए। और ऐसे मंथन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा एज ए पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी कमियां रहती हैं, जिसका फायदा जो ड्रग पैडलर्स हैं वो उसको उठाते हैं, कोर्ट्स उनको बरी कर देती हैं। तो क्या कमजोरियां है हमारी इन्वेस्टिगेशन में, उनको कैसे दोबारा इंप्रूव किया जाए ताकि जो लोग इससे डील करते हैं उनको सजा मिले और वो बचें। बिल्कुल, ये भी समझते हैं आगे कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जो अहम बिंदु आपने उठाया है। डॉक्टर रहमान से हम समझते हैं कि जो साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट है उसको उनके नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रहमान, युवाओं में जो ड्रग अब्यूज़ है, आपकी नज़र में उसका मनोवैज्ञानिक और सोशल इम्पैक्ट कितना गहरा है? और जब हम डिमांड रिडक्शन कैंपेन्स की बात करते हैं, आपकी नज़र में क्या ये असरदार साबित हो सकते हैं? प्रीति जी, जैसे आपने कहा कि इम्पैक्ट, जैसे नशा करना सिर्फ जो नशा करता है ये सिर्फ उसी इंसान को इफेक्ट नहीं करता है नशा, बल्कि उसके पूरे परिवार को, आसपास के लोगों को इफेक्ट करता है। एक नशा करने वाला इंसान हर समय उसके लिए उसके जीवन में सबसे जरूरी चीज बन पड़ता है नशा, और उस नशे को प्राप्त करने के लिए वो तरह तरह की चीजें किया करता है, गलत हरकतें किया करता है, और नशे की वजह से वो उसकी जो काम करने की क्षमता रहती है वो कम हो जाती है, जिससे कि परिवार के ऊपर असर पड़ता है। मतलब मतलब आर्थिक रूप से अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई की तरफ से उसका ध्यान चला जाता है, उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। तो साथ ही साथ ये नशे के साथ साथ एक बहुत और एक दिक्कत है जो बहुत फैल रही है, उसके ऊपर सरकार ने काफी सारे प्रोग्राम्स भी बनाए हैं अंडर नैको। ये है बढ़ता हुआ जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब नशे की वजह से ये सब चीजें बढ़ती है। साथ ही साथ हम आए दिन जैसे देखते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते रहते हैं, हम आए दिन टीवी में देखते रहते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे रिपोर्ट सुने हैं जैसे कि चेन स्नैचिंग हो रहा है, राइट। तो इस तरह के क्राइम्स सोसाइटी में हम लोग देखते रहते हैं। तो नशा सिर्फ एक इंसान को ही नहीं, इंसान के परिवार को और समाज को तरह तरीके से नशा इसको इफेक्ट करता आ रहा है, करता आ रहा है अभी तक। बिल्कुल, इस डायरेक्शन में सरकार ने अब तक कई सारे प्रोग्राम्स ही बनाए हैं। इसमें से जो हेल्थ के रिगार्डिंग जो सबसे जरूरी है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसमें डिमांड रिडक्शन पे हम जोर देते हैं फ्रॉम हेल्थ सेक्टर के तरफ से। डिमांड रिडक्शन में ये होता है कि हम ट्रीटमेंट, पहले तो हम अवेयरनेस क्रिएट करें नशे के रिगार्डिंग कि नशा किस तरीके से समाज को इफेक्ट कर रहा है। उसके लिए हम आए दिन हम तरह तरह के ऐसे नुक्कड़ नाटक करते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले। ओपीडी में हम अपने या कम्युनिटी में जाके हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं कि नशे के बारे में ये बात करें, ये हमारे पास आए,
काफी बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि इंसान को जी। पता नहीं चलता है कि नशा उसके परिवार को खा रहा है, और वो कहाँ जाए उसको उसका ज्ञान नहीं रहता है। तो ये अवेयरनेस एक्टिविटीज इस दिशा में काफी मदद करता ठीक है। है, ठीक है डॉक्टर रहमान, बाकी पहलुओं को भी आपसे समझेंगे। आनंद जी, जो आपने सब सेशंस की भी बात की है, डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का जिस तरह से जिक्र हुआ है, इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो एक तरह से एजेंडा भी मुख्य ये रहा है सम्मेलन की अगर बात करें। आप इसे कैसे समझाएंगे, कैसे इसको लेकर चुनौतियां बढ़ रही हैं? क्या हमारे पास इन्हें ट्रैक करने के लिए जो साइबर फॉरेंसिक की क्षमता है वो पर्याप्त है, या इस चैलेंज को टैकल करने के लिए कैसे अपने सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है? जी बिल्कुल प्रीति जी, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक ऑपरेशन कैटामेलन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डार्क नेट पर जितने भी वेंडर हैं भारत में, लार्जली एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उन वेंडरों को एनसीबी ने भ्रष्ट किया था। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तकनीक के प्रयोग से चुनौतियां बढ़ी हैं, हमने भी अपनी तकनीकी क्षमता में विस्तार किया है। हम आज साइबर फोरेंसिक और अदर रिलेटेड फील्ड में हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। हमने उनको आउटसोर्स भी किया है, हमने अपने यहाँ जो है उन्हें रखा है, हमने तकनीकी क्षमता का विकास किया है और राज्यों की तकनीकी क्षमता का भी विकास हुआ है। अगर आप एफएसएल की क्षमता के विकास को देखेंगे तो माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार एफएसएल की क्षमता विकास की योजनाओं पर बल दिया है, और पिछले 3-4 वर्षों में एफएसएल की क्षमता का काफ़ी विस्तार देखा गया है। हम इवन 15 दिन में रिपोर्ट लेने पर भी फोकस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम थोड़ा सा यहाँ और आगे बढ़ के आपको बताएंगे, चूँकि क्षमता निर्माण की बात हो रही है, तो तकनीकी क्षमता निर्माण, सर्विलांस, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, इन सभी स्तरों पर हमने की है। हमने अभी भी हम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम नवाचारों को शामिल कर रहे हैं, हम बाहर के देशों के साथ भी ट्रेनिंग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम सज़ा दिलवाने के लिए भी अलग से काम कर रहे हैं, जिससे तेज़ी से एफएसएल की रिपोर्ट आए, और साथ में अनन्य विशिष्ट न्यायालय, एक्सक्लूसिव कोर्ट, जिससे लंबित मामले न रहें और उन मामलों का निस्तारण तेजी से हो, जिससे उन्हें सज़ा मिले। क्योंकि जब सज़ा मिलना शुरू होता है तो समाज में एक जो संदेश जाना चाहिए, जो लोग गलत कर रहे हैं वो उससे दूर होंगे, और जो जिनके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं वो नहीं लाएंगे, तो काफ़ी बदलाव आता है। तो हमने तकनीकी नवाचार को शामिल किया है और हम लोगों ने इस क्षेत्र में पिछले वर्ष में काफ़ी काम किया। हमने इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल दिया कि तकनीक का प्रयोग हम लोगों ने किस प्रकार किया है। हमने ऑपरेशन कैटामेलन का एग्जाम्पल आपको दिया। कुरियर, पार्सल, जितने डिजिटल ऐप्स हैं उनकी मॉनिटरिंग, उनको एनालाइज करना, और इसके अलावा जो हमारे परंपरागत डिजिटल एप्लीकेशंस हैं और डिजिटल गैजेट्स हैं उन पे काम करना, इंटरनेट से जितनी भी हमारे ऐप्स और हमारी अदर जो चीज़ें फैसिलिटेट होती हैं उन पे काम करना। तो वी आर क्वाइट कैपेबल, एंड डे बाय डे हम सभी लोग जो है अपनी क्षमता का निर्माण भी लगातार कर रहे हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, और हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकदम सचेत हैं। ठीक है। एसपी वैद्य जी, जो आपने इन्वेस्टिगेशन में कमी की बात उठाई थी, अभी हमें आनंद जी बता भी रहे हैं कि पूरी कोशिश हो रही है कि जो जुर्म है उसकी सज़ा लोगों को मिले, ताकि एक डर की भावना भी कहीं ना कहीं पैदा हो कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। 2014 से 2025 के दौरान जो आंकड़े दिखा रहे हैं, सीजर्स और डिस्पोजल्स के कई गुना मामले बढ़े हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि सप्लाई रिडक्शन का संकेत है या केवल डिटेक्शन की एफिशिएंसी है? आपकी नज़र में क्या कह रहे हैं ये जो आंकड़े हैं, वो किस वजह से परिणाम आया? देखिए प्रीति जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सप्लाई रिडक्शन हुई है, क्योंकि अगर वो बात होती तो नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स बढ़ना नहीं चाहिए था। जो ग्राउंड से फिगर्स बता रही हैं वो यूजर्स का नंबर बढ़ रहा है। वो दैट शोज कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमियां हैं, और इसमें अभी कुछ सालों से हमने यहाँ जम्मू कश्मीर में एक नई मुहिम चलाई है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जिसने भी ड्रग पैडलिंग की है, अगर उसने कोई घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, हम उसको सीज करते हैं, और वो एनआईए भी उसमें हमारी मदद करती है। तो उसका बहुत इफेक्टिव मैं समझता हूँ उसका
असर हुआ है ग्राउंड पे, और वो इस चीज़ को चेक करने में हमें हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि उसका डेटरेंट इफेक्ट होता है। इसी तरह कुछ जो इन्वेस्टिगेशन में आनंद जी बोल रहे थे, एफएसएल, हालांकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का बहुत बड़ा फोकस है, इन्होंने ही पर्सनल एफर्ट लेकर, आपने देखा होगा, सेंट्रल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई जो पहले नहीं थी। फोरेंसिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए कंट्री में बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, बट ये ओवरनाइट नहीं हो सकते। मैं अपनी स्टेट से बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में एफएसएल की जिस तरह की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो आज भी उसमें कमियां हैं, इन स्पाइट ऑल दीज बेस्ट एफर्ट्स। तो इन सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन में असर पड़ता है। अल्टीमेटली जो सिर्फ स्टेटमेंटों पर या सीजर पर होता है, वो बाद में कोर्टों में उनका जो कन्विक्शन करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो हमें इन सारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर, एफएसएल की स्ट्रेंथनिंग करने पे, और जो क्वांटिटी इन्वेस्टिगेशन में मेंशन किया गया कि उससे कम हो तो उसका फायदा वो ड्रग पैडलर लेते हैं। इन सारे ऐसी डिस्कशन जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, क्योंकि वहाँ हर एक एजेंसी है, वो अपनी दिक्कतें बताते हैं कि क्या हमें दिक्कतें आ रही हैं इनको कन्विक्ट करने में, वाई परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन इज लो। तो ये सारी इस तरह का परामर्श जो है वो हेल्प करता है उन रोड ब्लॉक्स को रिमूव करने में। तो मैं समझता हूं इस तरह की एक्सरसाइज बहुत लाभदायक रहेगी। और नो बेटर पर्सन देन द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उन्होंने, आपने देखा होगा किस तरह क्रिमिनल लॉज में चेंजेस लाई, उनका पर्सनल इनिशिएटिव था। तो इस तरह की चेंजेस अगर और चाहिए ड्रग्स को कंट्रोल करने में, वो इसमें आई थिंक ही इज द राइट पर्सन टू ब्रिंग दोज चेंजेस। और हमें, जैसे डॉक्टर रहमान कह रहे थे, ड्रग सिर्फ यूजर्स को इफेक्ट नहीं करता, पूरे परिवार को, पूरी सोसाइटी को इसके बहुत भयंकर असर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रहमान, हमने देखा है अगर रिहैब की बात की जाए तो स्टिग्मा और फैमिली प्रेशर के कारण भी बहुत लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आते। और अगर हेल्पलाइन की बात करें या रिहैब सर्विसेज की बात करें तो कितनी एक्सेसिबल ये हैं, या और क्या कुछ किया जा सकता है इन्हें लेकर आपकी नज़र में? देखिए प्रीति जी, मैं आपके इस सवाल से मैं सहमत हूँ, विचार से मैं सहमत हूँ नहीं कि रिहैब्स के लिए लोगों में स्टिग्मा है, लोग आना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो हमने देखा है जगह जगह जैसे दीवारों पे लिखी होती है नशा मुक्ति केंद्र, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी फिलहाल कम है, रिहैब सेंटर्स की फिलहाल कम है, और जो भी रिहैब सेंटर्स है मोस्टली लोगों के लिए इतने अफोर्डेबल नहीं रहते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जितने रिहैब सेंटर्स है उसमें कमी है, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, और जितने बेड्स हैं इसके लिए या जितने सर्विसेज की जरूरत है उसमें फिलहाल कमी है, हमें इसकी जरूरत है अभी फिलहाल। और ऐसा मैं नहीं मानता कि लोगों में स्टिग्मा है नशे को लेके ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि नशे से परिवार इतना अफेक्टेड हो जाता है, परिवार को चाहिए कि ऐसा उसे उपचार मिले जो कि उसके लिए मतलब इजीली उसके लिए एक्सेसिबल हो, उसके लिए अफोर्डेबल हो, ये उसके लिए जरूरत रहती है। बिल्कुल। और आनंद जी, क्योंकि अब समय पूरा हो रहा है और चर्चा लंबी हो सकती है, हमने देखा ड्रग फ्री इंडिया अभियान में 372 जिलों में सक्रिय ये है और 10 करोड़ लोग और 3 लाख संस्थान इससे जुड़े हैं। और जैसा आप लोग भी बात कर रहे हैं कि ये हर लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, हर आम आदमी के लेवल पर भी लड़ाई लड़ी जानी है। तो आखिर में जाते जाते आपका क्या मैसेज होगा ड्रग फ्री इंडिया 2047 के लिए? देखिए, ये पूरे समाज की लड़ाई है, और माननीय गृह मंत्री जी ने हमें बड़े साफ शब्दों में कहा था कि पूरे समाज को जोड़ करके हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमने मिशन स्पंदन के तहत सभी आध्यात्मिक संगठनों को जोड़ा है। अभी आप देखेंगे तो बनारस में आध्यात्मिक संगठनों का एक सम्मेलन खेल और युवा मंत्रालय ने भी आयोजित किया था, जिसमें गृह मंत्रालय की तरफ से हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था।
और इतना ही नहीं, हमने सभी विद्यालयों में, स्कूल कॉलेजेज में जो है प्रहरी क्लब और ड्रग फ्री यूनिवर्सिटी, ड्रग फ्री कैंपस, वहाँ पे लोगों को जोड़ा है, छात्रों को जोड़ा है। वहाँ पे लगातार हमने कार्यक्रम किए हैं। उनमें हमने जो है एक नया भाव भरने का प्रयास किया है। अभियान जारी है। नवचेतना मॉड्यूल अगर आप MOS JEE का देखेंगे तो वो पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, उनको जो है गाइड करने के लिए, उनकी मेंटरिंग के लिए, उनको और बेटर समाज के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए बनाया गया है, जो ऑलरेडी प्रवर्तन में है। अगर हम देखें तो डिमांड रिडक्शन के क्षेत्र में हम लोगों ने सामूहिक रूप से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम किया है। माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से काम करने को कहा। और एनकॉर्ड का जो मैकेनिज्म है वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का जीता जागता एक बेहतर उदाहरण है। एनकॉर्ड के जिला स्तर में जो मीटिंग होती है, वहाँ भी शिक्षा विभाग के अधिकारी, वहाँ स्वास्थ्य के अधिकारी, वहाँ इंटरटेनमेंट के अधिकारी प्रचार प्रसार के लिए, वहाँ पे पुलिस के अधिकारी, वहाँ जिला अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी होते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत। और अभिभावक भी होते हैं, समाज के लीडिंग लोग भी होते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। राज्य स्तर के एनकॉर्ड में भी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत सभी होते हैं। और जो हमारा अपेक्स बॉडी है, यहाँ भी लगभग सभी लोग होते हैं। तो हम सबको लेकर के होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम कर रहे हैं और डिमांड रिडक्शन के लिए लगातार काम हो रहा है। एक तरफ जहां जब्ती अगर आप देखेंगी तो वो काफ़ी 8 गुना से ज़्यादा जब्ती अगर देखेंगे तो पिछले 10 सालों में 8 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। उसके मूल्य में, उसकी मात्रा में, दोनों तरीके से अगर आप देखेंगी तो। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं तो अगर प्रचार प्रसार और ग्रास रूट लेवल पे अभियानों की बात करें, अभी महाकुंभ हुआ था। महाकुंभ में हम लोगों ने पूरे 2 महीना वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे सभी संगठनों ने, यहाँ तक कि भारत के सभी आध्यात्मिक संगठनों ने इस मुहिम में हिस्सेदारी की थी और ड्रग फ्री भारत के लिए लगातार काम किया था। ये कलेक्टिव अप्रोच है। एक चीज़ और मैं प्रीति जी यहाँ पे जोर देना चाहूँगा कि तमाम ऐसे दूसरे देशों के लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए अलग अलग घेटोज में, हमारे महानिदेशक महोदय ने इस पर विशेष फोकस किया और उन्होंने कहा कि घेटोज में जा करके उन चीज़ों को चेक करो। और हमने लगातार ऑपरेशन किया दिल्ली पुलिस के साथ। हम लोगों ने सभी पुलिस कमिश्नर से बात की अर्बन एरिया में, बिकॉज घेटोज वहीं होते हैं और ऐसे तत्व वहीं पाए जाते हैं। तो उनका डिपोर्टेशन भी लगातार हम लोगों ने कराया और एक नए अभियान को हम लोगों ने दिशा दी माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशों के तहत। तो ये और माननीय गृह मंत्री जी का एक और निर्देश रहा, उन्होंने कहा कि जो ऐसे लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी हम डिपोर्ट कर दें, हम उनको बाहर भेज दें, उनके देशों में भेज दें विधिक कार्यवाही पूरा करते हुए। तो तेजी से कार्यवाही, उनको बाहर भेजा जाना और साथ में जो पेशेवर अपराधी हैं, जो कार्टेल के मेंबर हैं, उनका जेल स्थानांतरित कर दिया जाना, जिससे जेलों में रह करके भी वो इस तरह कार्टेल न चला सके। और साथ में प्रत्येक स्तर पे कार्टेल को ब्रेक करने के लिए कार्रवाई करना, ये हम लोगों के मूलभूत चर्चा के विषय में था और इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो कुछ जिलों का मैंने जिक्र किया था जहां अभियान सक्रिय है, कुछ ऐसे भी जिले हैं जिन्होंने भागीदारी अभी तक नहीं दी है। उम्मीद यही है कि सभी जिले, सभी लोग बढ़कर जब आगे आएंगे तो हमें और बड़ा व्यापक असर देखने को मिलेगा। प्रीति जी, कोई नई व्यवस्था जो होती है वो अगर हम इसके दूसरे पक्ष को देखें तो पिछले 3-4 सालों में बहुत से ऐसे जिले हैं जिन्होंने लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। तो 4 सालों 5 सालों से जो व्यवस्था प्रारंभ की गई है, मुझे लगता है कि हम काफ़ी कुछ दूरी तय कर चुके हैं और डेफिनेटली जो है हम माननीय गृह मंत्री जी के इस संबोधन के बाद, दिशा निर्देश के बाद, हम आने वाले 1-2 महीने में वो जनपद जो किन्हीं कारणों से लगातार नहीं कर पाए वो भी कर लेंगे और हम जरूर इसमें बेहतर करेंगे। बिल्कुल। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा का समय यही पूरा हो गया। SP वैद्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रहमान, आप इस चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा से साफ है कि भारत सरकार, एक तरह से हमारा देश, केवल लॉ इन्फोर्समेंट पर नहीं बल्कि समाज और स्वास्थ्य दोनों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रहा है। एक्स्ट्राडिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लेकर फॉरेंसिक कैपेसिटी बिल्डिंग और डिमांड रिडक्शन प्रोग्राम्स तक हर स्तर पर प्रयास तेज हुए हैं। और जैसा हमारे मेहमानों ने भी साफ कहा है कि लड़ाई केवल पुलिस की नहीं है, केवल ब्यूरोज की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है। परिवार, स्कूल, कॉलेज, स्थानीय प्रशासन और हर नागरिक को इसमें भूमिका निभानी होगी। भारत का लक्ष्य है 2047 तक पूरी तरह ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण हो और इसके लिए जरूरी है कि एनफोर्समेंट की सख्ती, राज्यों और केंद्र का तालमेल और युवाओं के लिए रिहेबिलिटेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स।
आप लोगों से भी अपील है कि जानकारी लें, सहयोग करें। अगर जरूरत हो तो मानस हेल्पलाइन भी है 1933। ऐसी सेवाओं का उपयोग भी जरूर करें और यही सामूहिक जिम्मेदारी हमें ड्रग मुक्त भारत की दिशा में आगे ले जाएगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।